नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राजधर्म का। आज से लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। अब तक 8 घंटे का मतदान हो चुका है। नक्सल प्रभावित सीटों पर अगले 60 मिनट के बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी। हालांकि बाकी सीटों पर शाम 6 बजे तक वोट कास्ट किया जा सकता है। ऐसे में अगर आपने अब तक मतदान नहीं किया है तो इंडिया टीवी की आपसे ये अपील है कि आप घर से निकलिए, अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और देश की प्रोग्रेस, देश की डेवलपमेंट के लिए जरूर वोट डालिए, क्योंकि हर एक वोट जरूरी होता है। वोट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वोट आपका एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम भी है। लेकिन पिछले 8 घंटे में जो मतदान हुआ है उसका ट्रेंड क्या है, किस राज्य में कितनी वोटिंग हुई है, कहां मोदी फैक्टर चल रहा है और कहां धर्म के आधार पर वोटिंग हो रही है। वोटर्स के लिए महंगाई, बेरोजगारी ये कितना बड़ा मुद्दा है, ये सब आपको बताऊंगी। ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगी। मुस्लिम बहुल इलाकों में अब तक ये वोटिंग का ट्रेंड क्या है वो भी दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। लगातार बड़ी तेजी के साथ 24 के इस रण में, पहले चरण में लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। चाहे बात बिहार की हो, बंगाल की हो, उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, तेजी से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और 39 सीटों वाले तमिलनाडु की तस्वीर भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन सबसे पहले वोट मीटर आपके सामने रख देती हूं। अब तक हुई वोटिंग के मुताबिक सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ है। यहां करीब 55% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग कर चुके हैं वोटर्स। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर मतदान हुआ है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 42% मतदान हुआ है। बिहार की बात की जाए तो यहां पर 35% वोटिंग हो चुकी है। यह आंकड़ा आपके सामने हम रख रहे हैं। इंडिया टीवी खास तैयारी और राजधर्म का यह स्पेशल एडिशन इस वक्त आपके सामने। मध्य प्रदेश में 48% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो 35% मतदान हुआ है और राजस्थान में अब तक 37% वोट पड़ चुके हैं। वहीं तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में 43% मतदान हुआ है। उत्तराखंड में 41% और असम में 48% वोट डाले जा चुके हैं। आपको बता दें कई इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, हीट वेव चल रही है और इस वजह से दोपहर में आप भी जानते हैं मतदान का ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा स्लो हो जाता है। वोटर्स कम निकलते हैं धूप में, लेकिन जैसे ही दोबारा ये धूप धीरे धीरे ये सूरज ढलने लगेगा, वोटिंग परसेंटेज में तेजी आएगी। पोलिंग बूथों पर इस वक्त वोटर्स की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं और सुबह से ये कतारें आप देख रहे हैं मतदान केंद्रों के बाहर दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें आपके सामने रखूंगी। अगर ओवरऑल रिपोर्ट की बात करें, 16 राज्य और 5 केंद्र शासित राज्यों के 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हमारे पास अलग अलग शहर, अलग अलग बूथ, अलग अलग राज्य से ट्रेंड आ रहे हैं। कहां किस मुद्दे पर मतदान हुआ है, क्या धर्म के नाम पर भी वोटिंग हो रही है, क्या जाति के नाम पर भी, क्योंकि आप जानते हैं जातिगत जनगणना का वादा इंडिया अलायंस कर रहा है, कांग्रेस की पार्टी कर रही है। क्या ये मुद्दा भी वोटर्स के मन में रहा? वोटर्स ईवीएम का बटन दबा रहे हैं तो क्या महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बना रहे हैं या फिर मोदी फैक्टर पर लोग वोट कर रहे हैं? मतलब ये कि अब तक जिन लोगों ने वोट कास्ट कर दिया है उन लोगों ने किन किन मुद्दों को आधार बनाया है, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग की है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कतारबद्ध इस देश की जनता खड़ी है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। सबसे पहले आपको देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश लेकर चलती हूं, जहां पर 80 सीटों में से आज 8 सीटों पर मतदान चल रहा है। बात रामपुर की होगी, बात सहारनपुर की होगी, नगीना की होगी, बिजनौर की होगी, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर के अलावा कैराना और पीलीभीत, ये 8 सीटें जहां पर अगर ये देखें, ये वो इलाका उत्तर प्रदेश का जो कि पश्चिम बेल्ट कहा जाता है। पश्चिम बेल्ट बीजेपी के लिए सबसे डिफिकल्ट बेल्ट कहा जा रहा है। अगर इस डिफिकल्ट बेल्ट पे, इस बेल्ट पे जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, वहां पर बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर ले जाती है, एनडीए अच्छा परफॉर्म कर ले जाता है, तो ये जो 80 में से 80 सीट का दावा मोदी कर रहे हैं या योगी कर रहे हैं, वो सपना पूरा हो सकता है। हम 8 सीटों की बात कर रहे हैं, सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिनमें से 3 सीट कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत सीट। पिछली बार ही बीजेपी यहां पर जीत दर्ज कर पाई थी, जबकि 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का कब्जा रहा। इसलिए अगर बीजेपी को 400 के पार जाना है तो इस फेज में बीजेपी को अच्छा परफॉर्म करना होगा।
ये सभी सीटें मुस्लिम डोमिनेंट सीट है, जहां पर 40 से 50% तक मुस्लिम वोटर्स हैं। आंकड़ा आपके सामने है। देश भर के करीब 16 करोड़ वोटर्स 102 सीटों पर मतदान कर रहे हैं। वोटर्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इसे समझने के लिए हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड पर जाकर हजारों लोगों से बात की, अलग अलग इलाकों में पहुंचे, अलग अलग पोलिंग बूथ पर पहुंचे, उनकी राय समझने की कोशिश की ताकि चुनाव का ट्रेंड समझा जा सके। हम आपको हर व्यक्ति की राय सुनाएंगे, लेकिन वेस्टर्न यूपी के मुस्लिम वोटर्स मोदी को लेकर क्या सोचते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या उन्होंने धर्म के आधार पर वोट डाला? क्या उनके लिए धर्म के अलावा और भी कोई मुद्दा है जो महत्वपूर्ण है? इसके लिए आपको कैराना के मुस्लिम वोटर्स की राय सबसे पहले सुननी चाहिए, जहां पर करीब 6 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। वो जगह क्या कहती है, वो इलाका क्या कहता है, वहां का चुनावी ट्रेंड समझिए जनता से। मोदी जी क्यों पसंद है? उन्होंने नाच खुलाया, साल के साल नाच खुला दिया। हाँ, साल के साल नाच खुलाया। और भाई उन्होंने जो भी दिए, चावल दिए, गेहूं दिए और थैले दिए और नमक दिया। नहीं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम। कौन पसंद नेता है? नेता कौन पसंद है? भाई मोदी पसंद तो यह है कि अपना यह है कि जो हमें सुकून की जिंदगी दे रहा है वही पसंद है जी। क्या नाम है? कोई नाम? बाबा योगी है। योगी जी पसंद है। बस। और उनकी किसकी गारंटी पे भरोसा, किसकी गारंटी है जी उनके। हमारे यहाँ तो सुकून है जी। 10 साल से जब से मोदी के वो है दौर, जब से बिल्कुल से गुंडागर्दी खूंटे में ढक जाता, बिल्कुल ही अलग है। अब सही है, बिल्कुल ही गरीबी आदमी सही जी रही जिंदगी। क्या बदलाव देखे आपने? बहुत सही बदलाव है जी। इस टाइम गुंडागर्दी नहीं है, गरीब को पहले भी परेशानी थी, दादागिरी का वो है नहीं। कुछ ऐसा बदलाव देखा, कुछ काम देखा? हाँ जी, बढ़िया हुआ। क्या कहेंगे, किन मुद्दों पे वोट दिया है? हाँ जी, किन मुद्दों पे बदलाव देखा? क्या काम चाहिए, क्या काम हुआ है? सही हो रहा जी काम तो। काम सही हो रहा है जी। नशीब महिला हो, घूंघट में खड़ी होने वाली महिला हो या फिर वो मुसलमान वोटर हो, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें राशन मिला है, उन्हें गेहूं मिला है, उन्हें नमक मिला है, उन्हें सिलेंडर मिला है और इसलिए वोट कहाँ करना चाह रहे हैं, वो सुकून के नाम के लिए करना चाह रहे हैं। कैराना के मुस्लिम वोटर्स तो मोदी से खुश हैं, कह रहे हैं कि मोदी के राज में अच्छा काम हुआ है, गरीबों को अनाज मिला है, यानी कि विपक्ष धर्म और जाति के कार्ड पर चुनाव लड़ाना भले ही चाह रही हो, उसे तो कैराना के वोटर्स ने नकार दिया। तो वहीं नगीना के वोटर्स कह रहे हैं कि उन्होंने बेहतर लॉ एंड ऑर्डर को वोट किया, गुंडई और माफिया पर बुलडोजर चलाने वालों के लिए वोट किया। बाबूजी, आपका नाम क्या है? किस मुद्दे पर वोट हो रहा है? भ्रष्टाचारी खत्म भ्रष्टाचारी और क्या। अच्छा, और ये गुंडाई खत्म। अच्छा, गुंडाई खत्म, भ्रष्टाचारी खत्म। सर, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम मनोज कुमार कश्यप है। हाँ। मैं मिर्जालीपुर का निवासी हूँ और हम जो वोट कर रहे हैं वो सबका साथ सबका विकास है। अच्छा अच्छा। और चैन सुकून है जनता को, उसी पर वोट कर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? एक महिला के तौर पर जब आप वोट डालने जा रही हैं तो किस बात को मन में, मुद्दे को सोच के जा रही हैं? औरतों की बहुत ज्यादा सुरक्षाएं हुई हैं। बस यही महिला सुरक्षा है। महिला सुरक्षा मुद्दा है। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीलम। नीलम है। किस बात पे तय हो रहा है? मैं चाहती हूँ कि बेटी भी सुख शांति से, मतलब जैसे खुलेआम वो हो रहे थे अत्याचार, वो नहीं होने चाहिए और बेटी आराम से। अच्छा, बेटी की सुरक्षा के नाम पे वोट तय हो रहा है। अपने भी महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी वोट कर रही है, तो अच्छी बात है। महिला है, महिला सुरक्षा के नाम पर वोट दे रहे हैं। नहीं, हम पार्टी नहीं पूछ रहे मैम, पार्टी पूछना हमारा अधिकार नहीं है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? बबीता देवी। बबीता जी, क्या सोच के वोट कर रहे हैं 24 में? किसकी गारंटी पर भरोसा? दोनों तरफ से वादे किए गए हैं। शांति रहनी चाहिए। कोई शांति के लिए वोट कर रहा है, कोई महिला सुरक्षा के लिए वोट कर रहा है। नगीना के महिला वोटर्स का कहना आपने सुन लिया, महिला सुरक्षा के नाम पर वोट कर रही हैं। मुजफ्फरनगर के महिला वोटर्स की पसंद मोदी है और इसकी वजह उत्तर प्रदेश में बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर है। मेरा नाम गिरजेश कुमार है। गिरजेश जी, आप क्या चाहते हैं जो सरकार बने, किस तरह के काम करें? देखिए, मौजूदा जो सरकार है काम अच्छा कर रही है, लेकिन थोड़ा सा एक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में इनका काम थोड़ा सा अभी बेरोजगारी के मामले में थोड़ा सा इम्प्रूव करे। रोड है और काफी लॉ एंड ऑर्डर वगैरह पे काफी अच्छा
पिछली सरकारों की अपेक्षा अच्छा काम हुआ है। नेता कौन अच्छा लगता है? नेता तो देखिए सेंटर में जो है अभी अपने जो है पीएम साहब ठीक अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुदेश सेफ्टी के लिए तो मोदी और योगी अच्छे हैं, और सरकार तो कोई भी आ जाए, महंगाई है हम लोगों के लिए, बच्चों को रोजगार मिला, पढ़े लिखे बच्चे हो रहे हैं, सीए कर रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ रोजगार तो होना चाहिए। रोजगार नहीं है। हाँ, और कुछ नहीं है। वैसे बिल्कुल खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि इस सरकार में कोई प्रॉब्लम है। प्रवीण कुमार के जहन में क्या चल रहा है जब वोट डाले? क्या मुद्दे हैं कि भाई इनको लेके? मुद्दे तो सबसे पहला मुद्दा तो सुरक्षा का है जी। सुरक्षा सबसे, इससे ज्यादा सुरक्षित सरकार और कोई है नहीं। आप रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे आप कहीं घूम आओ, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कोई वो नहीं। और पहली सरकारों में तो 9 बजे के बाद निकलना ही मुश्किल रहता। ये है सबसे पहले। कौन अच्छा लगता है? नेता तो अब मोदी और योगी दो ही नेता बचे हैं पूरे देश में। ऊपर सेंटर में मोदी जी हैं और स्टेट में योगी जी हैं। क्या आप चाहते हैं नई सरकार जो बने किस तरह की हो, क्या सोचकर वोट डालने हैं? हमारा तो यही है, मोदी सरकार ही है, बढ़िया है। आपको वोटर्स के बात बड़े गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि इन वोटर्स के बातों में संदेश छिपा होता है। उन्होंने कहा कि वो सुरक्षा के लिए वोट कर रहे हैं, वो शिक्षा के लिए वोट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी और योगी की जोड़ी अच्छी है। हाँ, बेरोजगारी एक समस्या जरूर है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो इस सरकार पर वो मोहर लगाते हैं। कैराना सीट के वोटर्स भी लॉ एंड ऑर्डर को ही बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। उनका कहना है कि वो उनके साथ हैं जिसने गुंडई खत्म की, जहां बहू बेटियों को सुरक्षा मिली। वादों की बात करें तो वादों पे तो ये मान चलो कि 2014 से वादे सारे कंप्लीट होने लग रहे। सड़कें बन गई हैं, रेलवे लाइन बिजली की हो चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ पे मेन मुद्दा सुरक्षा का था। रात को आदमी खेतों में जा सकता था। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका ये मान के चलिए कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे सरकार का जो था, सरकार यहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं ला पा रही थी। कोई भी तो 2014 से बाद में सुरक्षा जा रही है, वो प्रधानमंत्री पे जा रही है। अच्छा। हमें सांसद से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ। तो किसी को भी टिकट मिले? हाँ, किसी को भी टिकट मिला, हमारी वोट मोदी पे जा रही है। मैन हमारा कुछ नहीं, हमें सुरक्षा से मतलब है। 2000 सुरक्षित में, हाँ, सुरक्षा एक नंबर की सुरक्षा है। आप रात के 12 बजे निकलो, कोई टच करके दिखा दो। अब जी, मैन जो मुद्दा है हमारा सुरक्षा का है। मुजफ्फरनगर के वोटर्स मोदी को अपना सबसे पसंदीदा नेता बता रहे हैं। कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर वोट किया। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार ने बहुत विकास किया और वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार ही दोबारा देश में आए जो देश का विकास कर पाए। क्या पहली बार वोट डाला? नहीं, सेकंड टाइम डाला। अच्छा, 2022 में डाला? हाँ जी। क्या नाम है आपका? वंशिका। तो आप क्या सोचती है नई सरकार जो बने किस तरह के काम करे, क्या चीज? जो सरकार बनी हुई है वही आएगी दोबारा, और जो विकास चल रहा है वही उसी में आगे बढ़ोतरी होगी। हमारे मोदी जी हम मतलब सबका अच्छा करेंगे और यही विकास चलता रहेगा इसी तरीके से। बाकी हमारा यही है कि इस सरकार ने जो है महिला सुरक्षा, सबसे पहली बात तो ये है, महिला सुरक्षा को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। और कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, डेवलपमेंट, ये सारी मुद्दे हैं जिनके ऊपर अब की बार हमने वोट दिया है। और सबसे बड़ी बात है राष्ट्रवाद। मुद्दा राष्ट्रवाद भी है। फर्स्ट फेज की वोटिंग के दौरान जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक मोदी ही पहला फैक्टर है जिनके नाम पर वोट डाले जा रहे हैं। फिर चाहे वो मोदी का विकास को मॉडल हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की आजादी का मामला हो, कुछ ऐसा ही रामपुर के वोटर्स भी कह रहे हैं। रमेश जी, वोट डाल दिया है आपने, और रामपुर में क्या मुद्दे हैं जिनको सोचकर आप लोग वोट डाल रहे हैं? रामपुर में विकास तो हो ही रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, पहले से काफी विकास हो रहा है। पहले से विकास हो रहा है, इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो बीजेपी का ही लग रहा है। देखिए, बिल्कुल सीधा जो है जवाब दे रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मिसेस अंजलि गोयल। अंजलि जी, वोट डाल दिया आपने, रामपुर को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या मुद्दे हैं रामपुर के? रामपुर का मेन मुद्दा तो मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए रामपुर में, और विकास तो खैर हो रहा है रामपुर में, ऐसी बात नहीं है। और अब तो काफ़ी व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं। बस ये मेडिकल और एजुकेशन। मोदी ही आएंगे। इस बार 400 पार। सुमन जी, ये बताइए, महिलाएं 5 साल में कुछ बदलाव देखा या नहीं देखा?
हाँ, बदलाव तो हो रहा है वैसा बहुत। क्या बदलाव देखा? घर भी पक्के बना दिए और मतलब वो सुविधा भी हो रही है और राशन फ्री मिल रहा है। बहुत अच्छा हिसाब से चल रहा है, कोई बदमाशी भी नहीं है। मतलब 5 साल से जो पहले चल रहा था उससे कुछ बेहतर ही है। कर रही हैं आप? जी, हमारा मुद्दा तो यही है, जो सरकार चल रही है वही चलनी चाहिए। ऑपोजिशन महंगाई और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मानकर मैदान में उतरी है, लेकिन ज्यादातर वोटर्स के लिए महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है ही नहीं। उनका कहना है कि मोदी ने अच्छा काम किया है, लेकिन अगर महंगाई पर और कंट्रोल होता तो ज्यादा अच्छा होता। सब कुछ अच्छा है, महंगाई घट जाए, यही है। लोकेश, आपके जहन में क्या चल रहा है? किन मुद्दों को लेकर आप आए हैं कि भाई ये मुद्दे सही होने चाहिए, नई सरकार जो बने? वही है, महंगाई थोड़ी कम हो और सब कुछ ठीक है। अच्छा, पार्टियां जो नारा दे रही कि 400 पार 150 पार, कितने क्या लग रहा है हो पाएगी ये? हाँ, 150 पार हो पाएगी, हो जाएगी। कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है ज्यादा? मोदी जी। आपका नाम क्या है? रचना। अच्छा रचना जी, आपके जहन में क्या चल रहा है? क्या सरकार करे जो नई बन रही है? किस तरह के क्या जहन में चल रहा है कि वोट डाल दिए आप? मुद्दे क्या है? ये मुद्दे यही है कि महंगाई कम हो और सरकार तो यही सही है, बीजेपी सस्ती हो। हाँ, महंगाई लेकिन हाँ, महंगाई तो है ही। नेता कौन अच्छा लगता है? नेता तो यही अच्छे हैं, मोदी जी। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। मुजफ्फरनगर में वोटिंग के दौरान एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई, जब एक दुल्हन भी वोटिंग करने के लिए पहुंच गई। आप देखिए, सजी धजी हुई थी, लहंगा पहना हुआ है, शादी का जोड़ा पहना हुआ है, हाथों में मेहंदी लगी हुई है, लेकिन अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूली जो भारत का संविधान है। अनुच्छेद 326 के तहत जो अधिकार हर वयस्क यानी कि 18 साल की उम्र का हो चुका है उसे वोटिंग देने का अधिकार है, और ये गारंटी भी है एक स्वस्थ लोकतंत्र की, और यही अपनी डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है, ताकि आप एक ऐसी सरकार चुन सकें जो डेवलपमेंट में विश्वास रखता हो। ये तस्वीर आप देखिए, ये महिला शादी के जोड़े में ही मतदान करने के लिए पहुंची, और यही बात वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के ज्यादातर वोटर्स की जुबान से सुनाई देती है। मुजफ्फरनगर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी कह रहे हैं कि विपक्ष अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है और खाली कनस्तर बजा रहा है। खुद का गांव यहाँ पर आए हैं। संजीव बालियान जी, वोट डाल दिया आपने? डाल दिया भाई। तो हैट्रिक लगेगी या रुकेगी, क्या लग रहा है? क्यों नहीं लगेगी भाई, काम बढ़िया कर रहे, सारा साथ है, सबका प्यार है, स्नेह लगेगी। 14, 19 और 24 में क्या दो चुनाव से क्या अलग दिख रहा है या समान दिख रहा है? देखिए, पिछले चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन थे, इस बार उनका प्रत्याशी अलग है। राष्ट्रीय लोकदल उधर था, राष्ट्रीय लोकदल है, तो समीकरण बदले हुए हैं, माहौल बदला हुआ है। पिछले 1-2 महीने में हमने जब से आपसे प्रचार आपने किया है, कुछ विरोध की खबरें आती रही, कई तरह की चीजें हैं, मना लिया उन लोगों को आप लोगों ने? क्या स्थिति है? जो उम्मीदवार यहाँ से गया उसकी कोई वोट नहीं, किसी ने विरोध करा। विरोध वही करते हैं दोस्त जो चुनाव हार रहे होते हैं, जो दिखाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से। पत्थर मारना विरोध होता है क्या? वोट ना देना विरोध होता है? ये सब षड्यंत्र, ये पुराने नेता है ना, ये मोदी की बातों को समझ नहीं पा रहे, ये उसी पुराने स्ट्रेटजी में चल रहे हैं, वही तौर तरीके हैं लोगों के। तो जीतेंगे भारी मार्जिन से, क्योंकि 19 में तो चौधरी अजीत सिंह जी थे, लेकिन आरएलडी अब आपके साथ आ गई। बिल्कुल फर्क तो पड़ेगा ना दोस्त, वो हमारे साथ है कि बसपा अलग लड़ रही है, बच्चा क्या है, खाली कनस्तर बज रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स कह रहे हैं कि चुनाव में धर्म का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता 400 पार वाली बात पर जनता को अब भी डरा रही है। कैराना से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन कह रही हैं कि अगर बीजेपी 400 पार हुई तो संविधान बदल देंगे। ने अभी प्रचार के दौरान एक बयान भी दिया था कि अगर बीजेपी 400 के पार चली जाएगी तो जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम समुदाय सेकेंड क्लास सिटीजन में आ जाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है? मैंने सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं कहा, ये मैं लगातार कह रही हूँ, और मैं नहीं कह रही, ये उन्हीं के कुछ नेता हैं, रंजनी डांगी जी और इस तरीके के जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने ये बात कही है कि अगर 400 पार हुआ तो हम संविधान बदलेंगे। तो ये पूरे देश के लिए एक खतरे के संकेत हैं कि अगर संविधान
संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई तो वो हमें मंजूर नहीं है। और इसमें सभी आ जाते हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, इसमें दलित भी हैं, इसमें पिछड़ा वर्ग है, इसमें महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान हैं, सभी के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ अगर होगी तो ये बात हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि हमारा जो संविधान है वो एक ऐसा संविधान है जिसकी देश भर में दुनिया भर में प्रशंसा है और ये सबके अधिकार उसी से निकलते हैं। अगर भाजपा उसके साथ छेड़छाड़ करती है तो ये हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटर्स का ट्रेंड देखकर तो एक अंदाजा आपको लग ही रहा होगा, इस बार मुद्दा ना 400 पार वाला है, ना महंगाई वाला है, ना ही बेरोजगारी का है। धर्म की बात से ज्यादा वोटर लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट को तरजीह दे रहे हैं। यंग मुस्लिम वोटर्स साफ साफ समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई देते हैं, यानी कि जो 30-35 साल के वोटर्स हैं वो इंडिया अलायंस के साथ हैं। लेकिन कैराना जैसी सीटों पर 50 से 60 साल के जो वोटर हैं वो मोदी के साथ है। वो मोदी और योगी के लॉ एंड ऑर्डर पर वोटिंग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात महाराष्ट्र की, जो सीटों के लिहाज से दूसरा बड़ा राज्य है। यहाँ पर लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। महाराष्ट्र में अब तक 35% मतदान हो चुका है। भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से अब तक 36% मतदान हो चुका है। चंद्रपुर से 32% वोट डालने की खबर आ रही है। गढ़चिरौली में 43% वोट पड़ा है। नागपुर और रामटेक की बात करें तो 30% मतदान नागपुर और रामटेक में भी हो चुका है। महाराष्ट्र में 5 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है और अब तक 35% से ज्यादा वोटर्स वोट कास्ट कर चुके हैं। सबसे हॉट सीट है नागपुर, जहां से नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं। नागपुर के वोटर्स क्या सोचते हैं? उन्हें मोदी की गारंटी पर ज्यादा भरोसा है या वो राहुल गांधी की गारंटी चाहते हैं? हमारे रिपोर्टर्स ने हजारों लोगों से बात की। आइए आपको सुनाती हूँ नागपुर के वोटर्स ने किन मुद्दों पर वोट डाला। पहले से ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। हाँ, पहले से ज्यादा सेफ भी महसूस करते हैं। कौन ऐसा नेता लगता है, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बात करें कि ये जो बात करता है वो करता है, दोनों में से कौन ऐसा नेता लगता है? मोदी जी करते हैं। मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और हमको विश्वास है उन पे। मोदी की गारंटी, राहुल की गारंटी, किसकी गारंटी भरोसा होता है बतौर वोटर आप? नहीं, अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से किसी पे भरोसा नहीं हो रहा है। मोदी जी की गारंटी, राहुल जी की गारंटी, किसकी गारंटी पे आपको भरोसा है? मोदी जी की गारंटी पे हमें भरोसा है। क्यों ऐसा? उन्होंने जो बातें की है उसमें से काफ़ी चीज़ों पे उन्होंने डिलीवर किया है और एक उनका अच्छा इंटेंट हमें दिख के आता है। जो वो गारंटी करेंगे वो उस पर वर्क करेंगे, इसका इंटेंट हमें एक अच्छे से दिख के आता है। कुछ जगह पे हो सकता है कि वो लेवल पे अचीव ना हुआ हो, बट एक इंटेंट अच्छा है और काम होते हुए हमें सबको दिखाई दे रहा है। बात आजकल चल रही है मोदी की गारंटी, राहुल की गारंटी, आपको किसकी गारंटी भरोसा होता है? मोदी की गारंटी, क्योंकि दिख रहा है काम, तो ऑब्वियसली मोदी की ही गारंटी है। कौन देश में ऐसा नेता लगता है कि हाँ ये बोलता है ये करता है? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, बड़े सारे नेता। मोदी जी की गारंटी है, जो है वो दिखता है। गडकरी जी का भी है, जो किया है नागपुर के लिए इतना विकास, तो वो तो और ज्यादा अच्छा होना चाहिए हमारा, बस यही है। जीत जाएंगे मोदी? 400 क्या 5000 सीटें जीत जाएंगे। 545 सीटें 5000 कैसे? कितनी सीट? 400 सीटें जीतेंगे? हाँ, 400 सीट जीत जाएंगे। देश में नेता लगता है कि हाँ जो बोलता है वो करता है। गडकरी साहब तो करते ही है, जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी जी भी कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो कर ही रहे हैं। बने मोदी है तो गारंटी है। और की गारंटी पे ज्यादा भरोसा है कि राहुल की गारंटी? मोदी जी की गारंटी, क्योंकि लास्ट 10 साल में जो विकास हुआ है वो विकास आज तक हमने नहीं देखा। और नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में भी नागपुर का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। नहीं, गारंटी की तो मैं किसी की बात नहीं करूंगी। कब कौन पलट जाए, इंसान की फितरत है, पता नहीं चलता। पिछले 5 साल 10 साल के काम को देख के क्या जी ने किया है, तो मोदी जी से यही उम्मीद है कि थोड़ा जॉब के लिए हमारे लिए थोड़ा सा। आपको लगता है मोदी जी ने क्या किया पिछले? बहुत से विकास किए हैं एजुकेशन में। अगर देखा जाए एजुकेशन के साथ साथ जो ट्रैवलिंग में और इजी टू वर्क में बहुत क्विक वर्क जो होना चाहिए, जो पहले बहुत स्लो होता था, तो वो हुआ है। किसकी गारंटी पे ज्यादा भरोसा लगता है आपको, मोदी जी के कि राहुल? मोदी जी। क्यों? वो कुछ ज्यादा अच्छा काम कर रहे, देश को बढ़ा रहे। ऐसा बहुत सारा उन्होंने ये किया है कि ज्यादा देश सामने जा रहा है और बहुत सारी सुविधा है। ऐसा नेता लगता है कि बोलता है वो करता है? ऑफ कोर्स मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं ही, और इसका परिणाम हम 10 साल से देख रहे हैं।
नागपुर के वोटर्स को आपने सुना, उन्हें राहुल गांधी की गारंटी से ज्यादा मोदी की गारंटी पर भरोसा है। मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की तरह ही महाराष्ट्र में भी ट्रेंड कुछ एक जैसा है। महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों के वोटर्स की राय भी आप जान लीजिए, जो वोट डालते वक्त उन्होंने कही। अनीता रितेश काशीकर, एक वोटर हूँ। ये बताइए कि आज आपने वोट किया, क्या मुद्दे दिमाग में रहे? आज हमने विकास के मुद्दे को लेकर वोट किया है। नागपुर शहर में जो विकास हमको दिख रहा है उसी को लेकर आज यहाँ पे मतदान किया गया है। सभी को पता है कि मोदी जी से अच्छा कोई काम कर नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आएगी। और मोदी पूरे विश्व का एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो लगता है कि मोदी जी ही आना चाहिए। क्या माहौल लगता है आपको नागपुर में? क्या माहौल? बहुत अच्छा लगा है, बहुत विकास हुआ है और मेरे ख्याल से आगे भी चल के बहुत अच्छा विकास होगा, इसलिए हम लोग ने वोट दिया है। मोदी जी बहुत अच्छा करेंगे। अच्छे काम हुए, राशन कार्ड बने, सबके राशन मिल रहा है, गैस बहुत सुविधा पे मिल रहा है, सब फुल सुविधा हो रही है। सब विकास होना चाहिए और बस उतना ही होना चाहिए अपने को और क्या होना है। बाकी जो साफ सफाई है, रोड का ये है, सब जगह हो रहा है। बाकी का और लेडीज को संरक्षण मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। जाते आते जाते लोग ट्रेन अभी भी हो रहा है कि पहले होता? अभी भी हो रहा है, तो उसका ये मिलना चाहिए। देश में अभी क्या माहौल चल रहा है? क्या सोचकर आपने वोट डाला है? क्या मुद्दे रहे आपके? ऐसे है कि यहाँ से तो हमारे नागपुर से गडकरी एक फेमस है और उन्होंने विकास कार्य की बहुत सारे किए हुए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है और रास्ते का विकास है और ये सब बाकी विकास किया हुआ है। इस भरोसे पे अब हम वोटिंग करे हैं। आज 50 साल पहले क्या परिस्थिति, आज 10 साल के अंदर में क्या परिस्थिति होती है? देखिए बहुत जमीन और आसमान के अंतर है इसमें, जमीन और आसमान की। पहले का रोडवेज देखिए, आज का रोडवेज देखिए क्या है। देश में क्या माहौल लग रहा है? क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट दें? देश का जो माहौल है, अगर राहुल गांधी आते हैं तो बहुत खराब हो जाएगा। जैसे उनको सपोर्टिंग जो पार्टी है वो डोमिनेट कर रहे हैं। पहले कम थे, माइनर में थे, अभी वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए तो मोदी चाहिए। सनातन बनाना है, हिंदू बनाना है देश को, हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या सोचकर, क्या मुद्दे देकर वोट दें? मोदी साहब ने इतना काम किया है, 10 साल में किसी ने किया नहीं होगा। यूपी महाराष्ट्र के बाद सीटों के हिसाब से तीसरा बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल, जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं। इनमें से 3 सीटों पर मतदान जारी है, लेकिन बंगाल में जो डर था एक बार फिर वही हुआ। वोटिंग की शुरुआत पत्थरों से हुई। कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों के बीच हिंसक भिड़ंत हुई, ये झड़प हुई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर वोट डाल रहे वोटर्स को रोकने की कोशिश की और उन पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया गया। बीजेपी चुनाव आयोग से टीएमसी पर एक्शन लेने की मांग कर रही है और कह रही है कि कूच बिहार हिंसा से सीख लेते हुए आगे के चरणों की तैयारी की जाए। तस्वीरें कूच बिहार की आज सुबह 7 बजे से, जब से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई उसके कुछ देर के बाद ही कूच बिहार से हिंसा की झड़प की तस्वीर सामने आई, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वो मतदाता जो बीजेपी के लिए वोट करना चाह रहे थे उन पर हिंसा की गई और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर उन्होंने आरोप लगाया। और अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की याचिका की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में करीब 1 घंटे तक बहस चली। क्या केजरीवाल जेल में आम खाएंगे? क्या वो खा सकते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जेल में पूरी खाएंगे? क्या केजरीवाल जेल में केला खाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल जेल में मिठाई खाएंगे? ये सवाल क्यों मैं पूछ रही हूँ वो सब समझ में आएगा आपको। अरविंद केजरीवाल जेल में क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, इस पर देश के जाने माने वकीलों ने अपनी अपनी दलील दी है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 22 अप्रैल को अपना फैसला इस मामले पर सुनाएगी। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तिहाड़ प्रशासन से जवाब मांगा है। कोर्ट में जेल प्रशासन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सेहत पर पूरी नजर रखी जा रही है। केजरीवाल को
एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ही खाना दिया जाना चाहिए। आज खूब सारी दलीलें दोनों पक्ष की ओर से रखी गई। तिहाड़ प्रशासन ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल जेल में आने के बाद से कुछ दिनों तक इंसुलिन लेते रहे, जो बाद में उन्होंने लेना बंद कर दिया। अब असली कहानी क्या है? अरविंद केजरीवाल के सामने समस्या स्वास्थ्य को लेकर क्या आ रही है? उन्होंने इंसुलिन ली या नहीं ली? अगर ली तो कब तक ली और आगे क्यों नहीं दी जा रही है? इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, आम आदमी पार्टी जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार संजय जी, बहुत गंभीर आरोप लग रहा है। ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, जो भी डायबिटिक होते हैं, जो भी शुगर के मरीज होते हैं, लंबे समय से जो भी शुगर के मरीज हों, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आवाज इको कर रही है, इसको प्लीज ठीक करवा दीजिए। पीसीआर जरा देख लें। हेलो संजय जी, अब आवाज तो क्लियर आ रही है? इसमें अगर कोई जी आवाज आ रही है, लेकिन फिर थोड़ा पलट के इको हो रही है आवाज। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। तो उसमें अगर आपको इंसुलिन दी जा रही हो और इंसुलिन मिलना बंद हो जाए तो वो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकता है। उसके जीवन के साथ खिलवाड़ है, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतनी सारी दलीलें ईडी की तरफ से और तिहाड़ जेल की तरफ से झूठी बेबुनियाद अरविंद केजरीवाल के डाइट को लेकर बनाई जा रही है, तो ये गहरी साजिश का हिस्सा है। और ये इंसुलिन ना देना, मैं समझता हूं कि उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कार्रवाई है। और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, क्योंकि देश के गृह मंत्री भी डायबिटिक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के वो भी डायबिटिक हैं। लेकिन कल से मैं देख रहा हूं कि लगातार बीजेपी के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। उनके तो मन में ऐसी कामना है कि भाई इनका जीवन जाता हो तो जाए, इनको दवा ना मिले तो ठीक है, लेकिन हम तो ऐसे मौके पर भी मजे लेंगे। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। राजनीति का स्तर इतने नीचे तक नहीं जाना चाहिए कि अगर आज एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया, उसके बाद उनकी दवाएं बंद कर दो, आप उनका इंसुलिन बंद कर दो, उनके डाइट को लेकर झूठी खबरें आप प्रचारित करें, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है, और जो केजरीवाल जी के साथ तिहाड़ में हो रहा है। संजय जी, कोर्ट में आज जेल अथॉरिटी ने कहा कि केजरीवाल जी को फिलहाल इंसुलिन की जरूरत है ही नहीं। इंसुलिन लेने की वजह से उनका शुगर लेवल कम होने का खतरा बन रहा है। ये जेल प्रशासन की ओर से कोर्ट में कहा गया। देखिए, देश के जितने पत्रकार अरविंद केजरीवाल जी को जानते होंगे, तमाम वरिष्ठ पत्रकार जानते होंगे, जितने रिपोर्टर्स उनको जानते होंगे, जो आम आदमी पार्टी कवर करते हैं, या इंडिया टीवी के भी जो रिपोर्टर होंगे, उन सबसे भी अगर आप जानकारी लेंगे, या कभी रैलियों में, सभाओं में अरविंद केजरीवाल जी गए हैं, कहीं रुक के लंच किया है, तो सारे लोग इस बात को जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इंसुलिन लेते हैं। वो अपनी शुगर की बीमारी के लिए 10-10 दिन तक इलाज कराने के लिए गए, नेचुरोपैथी सेंटर में गए हैं, कभी किसी हॉस्पिटल में गए हैं। तो उनकी कोई बीमारी आज की नहीं है ये, और इंसुलिन कोई आज से नहीं ले रहे हैं, लंबे समय से वो इंसुलिन ले रहे हैं। तो इंसुलिन बंद करना, किसी भी डायबिटिक पेशेंट से आप पूछेंगी, किसी भी डॉक्टर से आप पूछेंगी, ये जानलेवा हो सकता है, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है, उसका जीवन जा सकता है अगर उसको समय पे शुगर की दवा ना मिले और उनको इलाज ना मिले। अब मैं आपको बस एक छोटा सा डाटा पढ़ के आपके दर्शकों के लिए बता देता हूं, क्योंकि ये झूठ जो प्रचारित किया जा रहा है वो आपके सामने आ जाए। 12 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की शुगर थी 320, 13 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की शुगर थी 270, 14 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की शुगर थी 300, 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की शुगर थी 300, 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की शुगर थी 250, और 17 अप्रैल को उनकी शुगर थी 280। आप मुझे बताइए, क्या इसके बाद, जब हाई शुगर हो रही है, तो क्या इसके बाद उनको इंसुलिन नहीं मिलना चाहिए?
इंसुलिन जो तो उनके बिल्कुल संजय जी ठीक जीवन कह के लिए रहे हैं, जरूरी लेकिन है, इसके जिसका ठीक वो उलट अगर मैं जेल अथॉरिटी की बात करूं तो वे कह रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में जब लाया गया था उस वक्त वो इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद इंसुलिन लेनी बंद कर दी। अरे ये तो जेल के डॉक्टर देखेंगे ना। जेल के डॉक्टर, जब आप जेल में चले जाते हैं तो वहां पे जो डॉक्टर होते हैं वो आपकी शुगर देखते हैं, वो आपका इलाज करते हैं। उनको जरूरी लगता है तो आपको दूसरे हॉस्पिटल्स में भी भेजते हैं। मैं रह चुका हूं और मैं खुद 6 साल से शुगर का पेशेंट हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे खुद जीबी पंत हॉस्पिटल में भेजा गया था, एम्स में भेजा गया था मुझे, वहां के डॉक्टरों ने देखा था। आज आप बताइए, एम्स की मेडिकल डाइट दिखा रहे थे। मतलब आप समझ सकती हैं कितना घोर लापरवाही पूर्ण और कितनी गहरी साजिश है ये। एम्स में अरविंद केजरीवाल जी को दिखाया नहीं गया, डॉक्टर से, डाइटिशियन से उन्होंने कंसल्ट नहीं किया, उनका वजन नहीं किया गया, उनका मसल नहीं लिया गया, क्या उनकी मेडिकल हिस्ट्री देखी नहीं गई, और कह रहे हैं कि एम्स के डॉक्टर ने लिखा है कि ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अरे भाई, हद हो गई। आपने एक आदमी को, डाइटिशियन को दिखाया ही नहीं, आपने डॉक्टर को दिखाए बगैर उसकी मेडिकल डाइट बनवा ली। जिस डॉक्टर ने लिखा है, मैं तो बड़ा मतलब आश्चर्यचकित हूं कि एम्स का कोई डॉक्टर ऐसे लिख कैसे सकता है। किसी मरीज को देखे बगैर, उसकी मेडिकल हिस्ट्री जाने बगैर, किस चीज को खाने से उसको एलर्जी है नहीं है ये जाने बगैर, उसका वजन लिए बगैर, उसकी मसल लिए बगैर आप कैसे उसकी मेडिकल डाइट लिख सकती हैं? लेकिन आप बताइए ना संजय जी, आप जो बात कह रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं, और शुगर पेशेंट्स के लिए इंसुलिन लेना या उनकी एक डाइट फॉलो करना और कितने इंटरवल पे खाना खाना जरूरी होता है, इस बारे में जानकारी मुझे भी है। लेकिन जो बात जेल प्रशासन कह रहा है, जो कोर्ट में कह रहे हैं कि तिहाड़ के अधिकारी है, कह रहे हैं कि 2 डॉक्टर दिन में 3 बार शुगर चेक कर रहे हैं, यानी कि दिन में 3-3 बार अगर मेडिकल चेकअप हो रहा है तो उसके बाद फिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर दिन में, अब मैं तो आपको पढ़ के बता दिया, इसमें से अगर कोई झूठ हो तो जेल प्रशासन से पूछ लीजिएगा कि संजय सिंह ने एक मेडिकल चार्ट पढ़ के हम लोगों के चैनल पे बताया, वो सही है या गलत है, इसका खंडन कर दे, आपके सामने खंडन कर दे। और 320 की अगर शुगर है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? जो आदमी 54 यूनिट, 54 यूनिट अगर वो इंसुलिन ले रहा है और आपने उसकी इंसुलिन बंद कर दी, तो उसकी जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अभी ये मान लेना कि जेल प्रशासन जो कह रहा है वही सब कुछ सच है, और जेल प्रशासन किसके दबाव में ये बात कह रहा है, कहां से वो ये बातें अपनी तरफ से लेके आ रहा है? ईडी भी एक बात कह रही है संजय जी, बैठे हुए हैं उनके, वो समझा जा सकता है जी। संजय जी, ईडी भी एक बात कह रही है। ईडी ने कहा कि घर के खाने की वजह से अरविंद केजरीवाल का वजन बढ़ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आलू खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि आपको 6 साल से शुगर की परेशानी, आप भी जानते होंगे, आलू हो, आम हो या कुछ भी मीठा खाना हो, फिर चाहे वो फ्रूट ही क्यों ना हो, फ्रुक्टोज भी खतरनाक हो जाता है किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी ये डाइट ले रहे हैं? पहले ये एक चीज ये बताइए, जेल के अंदर कोई भी खाना जाता है, वो खाना चेक होता है ना? चेक होता है कि बगैर चेक हो ही जाता है? चेक होता है। खाना जेल के अथॉरिटी देखते हैं, उसके बाद वो खाना जाता है। मुझे तो यहां तक पता चला है कि केजरीवाल जी के खाने को पहले टेस्ट किया जाता है, उसके थोड़ी देर बाद वो खाना उनको दिया जाता है। तो अगर जो खाना जेल के अधिकारी चेक करके उनको दे रहे हैं, वो खाना सही है कि गलत है, ये देखना तो जेल के अधिकारी का काम है। ईडी कहां से टपक पड़ी इसमें? ईडी का क्या रोल है? ईडी का रोल है जिस चीज की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो करें। अरविंद केजरीवाल को क्या खाना मिलता है नहीं मिलता है, वो जेल अथॉरिटी तय करती है, और जेल के अधिकारियों के माध्यम से खाना उनके पास पहुंचता है। तो अपने ही बात में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। भाई, जो खाना जेल के अधिकारियों की जांच के बाद केजरीवाल जी के पास पहुंच रहा है, तो वो खाना तो वहां के डॉक्टर देखते होंगे, वहां के अधिकारी देखते होंगे, तब उनके पास जा रहा है ना।
नहीं संजय जी, मुझे एक बात बताएं कि अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना दिया जा रहा है या वो जेल मैनुअल में जो लिखा है वो खाना उन्हें जेल अथॉरिटी प्रोवाइड करा रही है? सर एक सेकेंड, मैं तो जेल में था ना, मुझे रोज आलू की सब्जी क्यों देते थे जेल वाले? मैं बोलूं इसको बाहर आके? अच्छा नहीं लगता है सब बातें, इसीलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी राजनीति के स्तर को न्यूनतम लेके जा रही है, बहुत नीचे स्तर तक लेके जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश हो रही। मुझे तो मेडिकल डाइट लिखी हुई थी, एक दिन का दिखा दीजिए जो मेडिकल डाइट के हिसाब से मुझे जेल अथॉरिटी ने खाना प्रोवाइड किया, एक दिन का। मैं आपके चैनल पे चैलेंज कर रहा हूं, एक सिंगल डे का खाली अगर दिखा दीजिए जो मेडिकल डाइट मुझे एम्स ने लिखा था, ILBS के डॉक्टर सरीन ने लिखा था, GB पंत ने लिखा था, तीन जगह से मेरी मेडिकल डाइट लिखी गई। उस मेडिकल डाइट के हिसाब से मुझे जेल का प्रशासन खाना उपलब्ध करा रहा था। एक बार खाली कैमरे पे कहलवा दीजिए इस बात को, इसका रिकॉर्ड दिखलवा दीजिए। मैं संजय जी अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ। बातें करूंगा, बातें खोलूंगा तो बहुत दूर तक जाएगी। नहीं बोले संजय जी, इसलिए तो हमने आपको आमंत्रित फिर भी धन्यवाद देता हूँ मैं। संजय जी, मैं तो इसलिए मैंने आपको आमंत्रित किया अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप बोले और क्या कमियां हैं उसकी भी पोल खोले संजय जी। लेकिन एक बात आप क्लियर कर दें फिर से हमारे दर्शकों के लिए कि अरविंद केजरीवाल जो डाइट ले रहे हैं वो जेल अथॉरिटी उन्हें मुहैया करा रही है, वो जेल अथॉरिटी किसी डाइट प्लान के अकॉर्डिंग दे रही है या नहीं दे रही है, इसे थोड़ा सा और क्लियर कर दें, या फिर घर से अरविंद केजरीवाल जी को खाना मुहैया कराया जा रहा है? आपको सीधा सीधा आज ही उनका झूठ पकड़ा गया। आपके टीवी चैनल पे जो भी दर्शक पूरे देश में इस बात को सुन रहे होंगे, एम्स की मेडिकल डाइट कोर्ट के सामने दिखाई गई। अरविंद केजरीवाल को बगैर एम्स के डॉक्टर को दिखाए हुए। आप किसी भी डॉक्टर को अभी बुलाइए और उससे पूछिए कि क्या कोई मेडिकल डाइट किसी मरीज को देखे बगैर, उसकी मेडिकल हिस्ट्री जाने बगैर, उसका वेट और मसल लिए बगैर क्या कोई डाइटिशियन लिख सकता है? क्या किस चीज से उसको खाने में एलर्जी है नहीं है जाने बगैर क्या दुनिया का कोई डॉक्टर या डाइटिशियन लिख सकता है क्या? और क्या अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो ये साजिश का हिस्सा है या नहीं है? और आप आलू और पूरी कह रही हैं। मैं तो जेल में रह के आया हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आलू की सब्जी, सोयाबीन की सब्जी रोज मिलती है वहां जेल में, रोज जेल में देते हैं। आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। मुझे जीवी पंत के डॉक्टर ने लिखा कि प्रतिदिन इनको संजय सिंह को सलाद और वेजिटेबल मिला के 1 केजी सलाद और वेजिटेबल मिला के खाना, यानी दोनों टाइम की सब्जियां और दोनों टाइम का सलाद इनको 1 केजी लेना है। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि अब कितनी सब्जी देते थे, कितना मैं खाता था वो तो अलग की बात है। उन्होंने कहा साहब 900 ग्राम तो ये सब्जी खाएंगे दोनों टाइम और 100 ग्राम इनको सलाद मिलेगी। ये सब बातें करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये सब बातें खुल गई तो आपके सामने बोलना पड़ रहा है। संजय जी देखिए 22 तारीख को कोर्ट अपना फैसला सुना ही देगा, लेकिन वाकई में अगर आप जो बातें कह रहे हैं वो 100% सच है तो वाकई में बड़ी हैरान कर देने वाली स्थिति है। बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए संजय जी, धन्यवाद। आप मैडम ये खाली पूछिएगा जेल अथॉरिटी से कि मैंने उनको लिखित में शिकायत दी है कि जेल के अंदर जानवरों की तरीके से खाना दिया जा रहा है। पूछिएगा संजय सिंह ने लिखित शिकायत दी है कि नहीं दी है। और फिर तो ये भी पूछना पड़ेगा कि तिहाड़ जेल अथॉरिटी को आलू से इतना प्यार क्यों है? बाद में सुधार हुआ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इंडिया टीवी को समय देने के लिए। आलू से इतना प्यार क्यों है ये पूछ लीजिएगा। ये जरूर पूछेगा आलू से इतना प्यार क्यों, दोनों टाइम आलू क्यों खिलाते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया संजय जी, समय इतना ही था। बहुत